जय हिंद दोस्तों, मैं रवि सक्सेना आप लोगों के फिर से केमिस्ट्री का नया एपिसोड लाया हूँ। इस एपिसोड में आप लोगों के लिए फिर से यहाँ से लगभग 160 क्वेश्चन हो चुका है केमिस्ट्री का। तो अगर नहीं देखें तो आप जाकर देखें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 161 नंबर से क्वेश्चन। ठीक है, तो 161 नंबर क्वेश्चन, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आपको जो हम सॉल्यूशन दिखाते थे सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, तो फास्ट कराने की कोशिश करेंगे, या तो कोशिश करेंगे सॉल्यूशन जहाँ तहाँ चले। ठीक है, तो चलिए 161 नंबर का आ रहा है कि धातुओं का वह, ठीक है, जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है, ठीक है, उसे आघात धारणीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघात धारणीयता का उदाहरण नहीं है? इसमें मतलब आघात धारणीयता का जो है ना उदाहरण इसमें नहीं, कौन सा ये पूछा है। तो यहाँ पर आंसर में क्या दे रहा है? बी, इंडियन पन्नी। इंडियन पन्नी जो है ना आघात धारणीयता का उदाहरण नहीं है, समझे। यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो सॉल्यूशन में क्या देख रहे हैं? सॉल्यूशन में देख रहे हैं कह रहे हैं कि किसी पदार्थ को दबाने पर या संपीड़क प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघात धारणीयता कहलाता है। निम्न धातुएं प्रायः आघात धारणीयता है, जैसे सोना, लोहा, तांबा, पत्थर, चांदी आदि जो है ना। और इंडियन पन्नी जो है आघात वर्धिता नहीं है। बाकी क्या क्या है? चांदी है, पीतल है, तांबा, लोहा, सोना क्या है? आघात वर्धनीय है, ठीक है। तो चलिए हम इसका देखते हैं। उसके बाद देखते हैं 162 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं, ठीक। 162 नंबर में कह रहा है ना कि 162 नंबर कह रहा है क्या? कह रहा है 162 में धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होता है? यहाँ पर धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होता है? यहाँ पर ए होगा BC। आंसर में क्या हो जाएगा? BC, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या बता रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या देख रहे हैं हम लोग? तो यहाँ पर दिखा रहा है धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक मतलब क्षारीय होते हैं, और ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक है होते हैं जिनमें से कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और एक अन्य तत्व होते हैं। मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु और एक अन्य तत्व होते हैं। जैसे उसके बाद कह रहे हैं तत्वों की वायु में, ठीक है, ऑक्सीजन और अभिक्रिया से तत्वों के ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना इसका एक महत्वपूर्ण क्या है? उदाहरण है। लोहे में जंग लगना, ठीक है। चलिए, ठीक है। उसके बाद 163 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। 163 नंबर क्वेश्चन में क्या करा ना कि अधातु जो है ना कक्षीय ताप का तरल होता है, तरल होती है, ठीक है। तो बीम, इसका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है तो क्या है? ब्रोमीन। इसका भी सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखने के बाद चलिए हम सॉल्यूशन से देखते हैं। कह रहा है कि ब्रोमीन हाइड्रोजन श्रेणी का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 35 है। इसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक बोलार्ड ने की। यह समान ताप पर एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। मतलब हाइब्रोन हाइड्रोजन जो है ना एकमात्र जो है ना जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 35। इसकी खोज के फ्रांस के वैज्ञानिक बेलार्ड ने की, ठीक है। यह समान
ताप पर एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 164 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के लिए। 164 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एकमात्र अधातु जो कि तरल अवस्था में मौजूद है, मतलब एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर हो जाएगा क्या है, ब्रोमीन। अभी यहाँ पर दिखाया है कि अधातु तरल अवस्था, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद है, यहाँ ब्रोमीन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 165 नंबर क्वेश्चन। 165 तरल तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु, तरल अवस्था में, ये भी है वही बात बोल रहा है। 165 का क्या हो गया, तरल अवस्था में बोले तो ब्रोमीन। ठीक है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, मतलब क्वेश्चन कितना बार, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो आप लोग जो क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो रहा है तो उसको ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 166 नंबर में कारण है सौर पैनल में निम्न में से कौन सा धातु प्रयुक्त है। मतलब सोलर पैनल जो है ना, सोलर पैनल उसमें कौन सा धातु मौजूद होता है। यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो भी कमेंट करते जाइए। जैसे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। सोलर पैनल में फोटोवोल्टिक जो होता है प्रभाव, जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव के माध्यम में विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश, मतलब जो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है उसे फोटोन का उपयोग करते हैं। सौर पैनल जो है मॉड्यूल में वेफर आधारित क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल या कैडमियम टेलुराइड या तो सिलिकॉन आधारित एक पतली झिल्ली वाली सेल मुख्यतः प्रयोग की जाती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आइए देखते हैं 166 के बाद 167 नंबर क्वेश्चन। 167 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अधातुओं के ऑक्साइड जो ऑक्सीजन में क्या होती है, अधातुओं के ऑक्साइड में प्रकृति में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अम्लीय होता है। प्रकृति में क्या होता है, तो अम्लीय होता है। उसके बाद यहाँ पर जो हो गया 168 नंबर क्वेश्चन। 168 में कह रहा है कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होता है, मतलब अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होता है, आमतौर से एक क्या है, अम्लीय होता है। अधातु जो होता है ना ऑक्साइड आमतौर से क्या होता है, तो अम्लीय होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई ऐसा वीडियो में बीच में बकवास नहीं करता है, क्योंकि बहुत सा होता है कि हम बकवास समय को बहुत कम समय में हम कोशिश करते हैं कि आपको अधिक से अधिक जानकारी हो। और अगर क्यूज की तरह से आप देखते हैं तो आपको बहुत रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको 20 से 25 मिनट का वीडियो मिलेगा, या तो हाईएस्ट जाएगा तो 30 मिनट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ऐसा तो सोल्यूशन 168 हो गया, इसका सोल्यूशन इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, 167 में कहा था कि आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व अपने भौतिक, मतलब अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किए जाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर जो है अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। उसके बाद हम 168 के बाद 168, उसके बाद हम चलते हैं 169 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखते हैं। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। थोड़ा सॉल्यूशन में क्या था, 169 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 169 में कह रहा है कि जिन धातुओं को ऑक्साइड के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु
में लौह कहा जाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलॉयड के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा डी, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम। उसके बाद हो गया 170 नंबर क्वेश्चन। एक इसका सॉल्यूशन तो देख लेते हैं। जिन धातुओं में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं उसे उप धातु के रूप में जाना जाता है। उसके बाद कह रहा है सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसे तत्वों को उप धातु के रूप में कहता है, उप धातु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर 170 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सोलर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? मतलब अर्धचालक के रूप में किया जाता है। CaA। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। सोलर पैनल की बात है तो इससे थोड़ा सा हम तो देख सकते हैं। सोलर सेल में एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल बनाने में गैलियम आर्सेनिक तथा सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज हो जाता है? तो मुख्य रूप से गैलियम आर्सेनिक और क्या है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो सोलर सेल में किया जाता है। समझ में आया? उसके बाद 171 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? इसमें से पूछा है कि सीसा, सोना, ब्रोमीन और सिलिकॉन में कौन सा उपधातु है? तो यहाँ पर सेंसर नंबर हो गया आंसर का, इसका डी हो जाएगा। क्या? तो सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। ठीक है, यहाँ पर फिर से सॉल्यूशन इसका देखते हैं। एक सॉल्यूशन इसका भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखने से क्या होता है, थोड़ा सा अधिक उसके बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम करें वेद तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें उपधातु कहते हैं या अर्धधातु कहते हैं। जैसे धातु क्या कह रहे हैं यहाँ पर, धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे जैसे कह रहा है क्या, ब्रोन, सिलिकॉन। ठीक है, ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और एल्यूरियम, ये सब क्या है? उपधातु कहे जाते हैं। सोना एवं सीसा जो है धातु है तथा ब्रोन जो है अधातु है। समान रूप से ब्रोन द्रव अवस्था में रहता है। ये भी क्वेश्चन किया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो किया हुआ है ब्रोन के बारे में किया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद हम 172 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वे वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में पाए जाने वाले, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशी आयन का बनाते हैं, ऋणावेशी आयन को बनाते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ बस अधातुओं हो जाएगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, कह रहा है कि अधातुओं जो है ना विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशी आयन बनाते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, उसके बाद 173 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 173 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधातुओं के गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समान रूप से सत्य नहीं है? मतलब अधातुओं के। ठीक है, तो यहाँ बस आपको कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके आपको अगर जानते हैं तो बताइएगा कमेंट करके किसका आंसर क्या होगा।
तो चलिए हम इसका देखते हैं आगे। 173 हो गया। 173 होने के बाद 174 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 174 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 174 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखते हैं। 174 में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है। मतलब उपधातुओं का गुणधर्म इसमें है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, अर्धचालक। डायरेक्ट आंसर हम बता रहे हैं अर्धचालक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन को देखने के लिए कह रहा है कि उपधातु जो है ना में धातुओं और अधातुओं के दोनों गुण क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है, दोनों गुण होते हैं। उसके बाद इसके गुणधर्म इस प्रकार है, जैसे अर्धचालक आमतौर पर ठोस, चमकदार, नाजुक, बिजली का मध्यवर्ती, कंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि यह क्या है, उपधातु का एक उदाहरण है जो कि अर्धचालक जो है पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। हमें चलिए 175 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 175 कह रहा है कि धातुओं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आवंटित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पास इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या कारण है, धातुएं जो है इसका सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या देख रहे हैं, कह रहा है कि धातुओं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि वे मतलब जो है ना विद्युत धारा जो है ना अच्छी जो है सुचालक है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ढीले आवंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से धातुओं के धारा का प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा कि अधातुएं धनायन बनाती है। मतलब अधातु जो है धनायन। अच्छा, ये तो 76 नंबर क्वेश्चन, इनमें में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर अधातु जो है ना ऋणायन बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर कह रहा है कि अधातुएं धनायन नहीं बनाती है क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है तथा ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियां। मतलब 177 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच रखे हैं। ठीक है, तो चलिए 177 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का कर सकता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, तो कौन करेगा। चलिए सी देख, इसका आंसर एमोनियम क्लोराइड है, एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं कि क्या है कि एमोनियम क्लोराइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन एल्युमिनियम क्लोराइड नेफ्थलीन एंथ्रासीन ही मात्र ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया 177 के बाद 178 नंबर क्वेश्चन। चलिए 178 नंबर क्वेश्चन हम इधर है देख लेते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन, चलिए 178 नंबर क्वेश्चन यहाँ एक 178 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। मतलब यहाँ पर ऊर्ध्वपातन नहीं है जे पूछ रहा है, तो बर्फ जो है ना ऊर्ध्वपातन नहीं है। और यहाँ पर बर्फ जो है ऊर्ध्वपातन नहीं है, तो आंसर इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर ऊर्ध्वपातन जब कह रहा है, जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो
वह ठोस से सीधे गैस में बदल जाए। मतलब ठोस से सीधे क्या हो, गैस में बदल जाए। ठीक है, तो बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या, बर्फ को गर्म करेंगे तो देखो यहाँ बर्फ गर्म हो रहा है तो ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। यहाँ पर क्या होता है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है, तो बर्फ जो है ऊर्ध्वपातन नहीं है ना। चलिए इसका, इसलिए बर्फ ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। 179 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना, 179 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बीच रखते हैं, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि जल को जो है पंकिल जल से अलग करेगी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, निस्दैन। ठीक है, हाँ चलिए इसका सोल्यूशन भी देखते हैं कि कह रहे हैं कीचड़ युक्त जो है ना पंकिल जो है ना जल से जल को अलग करने की लिए कीचड़ युक्त जल को किसी भी विशेष फिल्टर या पेपर से छानते हैं। इस फिल्टर को पेपर से एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण नहीं गुजर पाते हैं। इस प्रक्रिया को निस्दैन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 180 नंबर क्वेश्चन। 180 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि जल जो है ना, जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी विपरीत प्रासरण। ठीक है, विपरीत प्रासरण। उसके बाद यहाँ पर क्या है, विपरीत प्रासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। जब हम बाह्य आरोपित दाब कार्यरत प्रासरण दाब से उच्च होता है, उसे प्रासरण विपरीत प्रासरण कहलाता है। अर्थात विलायक के अणु उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद 181 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। 181 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसे जल के शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। 181 नंबर बोल रहा है ना कि इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने में हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, रिवर्स प्रासरण। रिवर्स प्रासरण जो है जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। रिवर्स प्रासरण जो है ना समुद्री पानी को जल जो शुद्धिकरण में नमक और पानी को अणु से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ध्यान है कि प्रासरण जो है ना विलायक के अणु को कम सांद्रता वाले घोल से क्या है, अधिक सांद्रता घोल वाले की ओर गति करते हैं, जबकि व्युत्क्रम या रिवर्स प्रासरण में अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, मतलब विलयन की ओर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पास 182 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 182 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिल्विनीकरण जो है ना डिसाइलेशन क्या है। ठीक है, यह एक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। क्या, कौन सा करता है, तो ये वाला करता है बिल्वनीकरण।
ठीक है, या तो डिसैलिनेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन भी देखते हैं, इसका सॉल्यूशन में क्या दे रहा है ये भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में कह रहा है कि विलवनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग किया जाता है। साधारणतः लवण जो है ना, खनिज जो है ना, खनिज को हटाने की प्रक्रिया की विलवनीकरण कहलाती है। जैसे सारे सारे खारे पानी जो है ना को मीठे पानी में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 183 नंबर क्वेश्चन, आप लोग के बीच में रखते हैं 183 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके पीछे 183 नंबर क्वेश्चन, इसमें है क्या कि पानी जो है ना, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पानी से जो हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये विद्युत विघटन, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या देखते हैं कि कह रहा है कि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को विद्युत विघटन कहते हैं। विद्युत विघटन कहते हैं। इस विधि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। इसके द्वारा एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्पादन में सहायता प्रदान की जाती है। जैसे 2H2O जो है ना, इलेक्ट्रोलिसिस को O2 प्लस 4H2 प्लस प्लस 4E माइनस, इसका क्या है रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। उसके बाद 184 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक पदार्थ मतलब नहीं है, उत्पादक पदार्थ नहीं है। तो क्या है, क्या सोडियम सल्फेट जो है उत्पादक पदार्थ नहीं है, ठीक है। इसका हम 184 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है जो किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तत्व की अवस्था जो है ना किसी मध्यवर्ती द्रव अथवा परिवर्तित नहीं होती है। जैसे कह रहा है ना कि कपूर जो है ना अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन उत्पादन पदार्थ है, जबकि सोडियम सल्फेट उत्पादन पदार्थ नहीं है। उसके बाद 185 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन में कारण है कि यहाँ पास निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जा सकता है, मतलब किसका उत्पादन किया जा सकता है। इसका आंसर ए होगा एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका आंसर ए हो गया। चलिए इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं कि एमोनियम क्लोराइड जो है ना नौसादर का उत्पादन किया जा सकता है जब इसका अणु शुद्ध NH4Cl है। यह श्वेत रंग क्रिस्टलीय पदार्थ है जो कि जल में अत्यंत विलय है। जल में क्या है, अत्यंत विलय है। इसका जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सात एमोनियम कह रहा है कि एमोनियक है और एमोनियम क्लोराइड का एक रूप होता है। 186, चलिए 186 नंबर हम क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। 186 में कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड से एमोनियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड से एमोनियम क्लोराइड करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो किस प्रक्रिया करेंगे, तो यहाँ पर ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, ठीक है। यहाँ इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। क्या है कि सोडियम क्लोराइड NaCl से अमोनियम क्लोराइड या नौसादा NH4Cl को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन या
सब्लिमेशन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। उत्पादन जो है ना, मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने की विधि को, जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने के बिना द्रवित द्रव सीधे वाष्पीकृत हो जाते हैं, जैसे कपूर या अमोनियम क्लोराइड नौशादर गर्म करने के वे सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास हो गया 186 के बाद 187 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम रखते हैं। इस वीडियो में हम 190 तक चर्चा करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 187 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम रख रहे हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इसका क्या कर रहा है कि तेल और पानी से। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। थोड़ा सॉल्यूशन में क्या बता रहा है वो भी देख लेते हैं। कह रहा है कि तेल और पानी के मिश्रण को अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह विषमांगी मिश्रण है। समानता मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला जैसे होते हैं समांगी मिश्रण जो होता है, ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग नहीं देखा जा सकता है, जैसे कि नमक के जलीय विलयन को नमक और जल से अलग नहीं देखा जा सकता है। दूसरा है विषमांगी मिश्रण, ऐसी मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे कि पानी में तेल को डालने पर भी तेल ऊपर की तरफ रह जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। चलिए 188 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 188 का है कि समुद्र के पानी के अवलवनीकरण जो है के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक बताएं। एक बताएं आसवन। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या देख रहा है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में एक समुद्र के पानी से अवलवनीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकी आसवन पृथक्करण की भौतिक विधि है, जिसे गैस से द्रव बनाने की परिघटना को संघनन कहते हैं। किसी भी तत्व या यौगिक को द्रव अथवा अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, 189 नंबर क्वेश्चन। 189 नंबर का है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, यहाँ पर ऊर्ध्वपातन आपको। चलिए उसके बाद हो गया 190 नंबर को, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। उसके बाद 190 नंबर हम क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है NaCl और सामान्य नमक NaCl के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। इस प्रक्रम में ठोस पदार्थ और द्रव जो परिवर्तित किए हुए हैं बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। चलिए हम 100 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में रखे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। आंसर क्या हो जाएगा नमी जो है वाष्पीकरण का क्या करता है, वाष्पीकरण की दर को कम करता है। चलिए इसका थोड़ा सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है वो भी देखते हैं। कह रहा है कि नमी जो है वाष्पीकरण की दर को कम करती है। हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को नमी कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता जो है न पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में
ती है। यदि वायुमंडल में तो तापमान में वृद्धि हो जाती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो आप लोगों के बीच वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहीं आपको कमी महसूस हुआ तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, तो हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बस एक मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे स्टूडेंट को भेजें जो इस बार आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं। तो हम यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो का जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसे कवर कर रहे हैं। वो भी 2200 आप देखे होंगे थंबनेल में, 2200 क्वेश्चन का जो कैटेगरिया है वो हम पूरा करेंगे ही, तभी एज छूटेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसका नेक्स्ट तो आएगा ही आएगा, बट एक नया तरह से आपको जो होता है डिटेल वीडियो भी आप लोग के बीच रखा जाएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।